हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर कॉन्ट्रैक्ट लॉ लेक्चर सीरीज, जहां हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ के कॉन्सेप्ट्स एंड प्रोविजंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड प्रिपेयर करेंगे लीगल के पर्सपेक्टिव से। सो इन द प्रीवियस लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया था आफ्टर सेक्शन 147, जो कि बात करता था को श्योरिटीज की लाइबिलिटीज के बारे में। तो हमने ये पूरा कॉन्सेप्ट की को श्योरिटी का पूरा कॉन्सेप्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का, वो कंप्लीट कर लिया था एक एक करके सारे सेक्शंस उसके डील करते हुए। एंड प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीटली को श्योरिटीज की क्या लाइबिलिटीज एंड राइट्स हैं उस बारे में डिस्कस किया था। ऑल्सो हमने इंट्रो एक लिया था, जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर 9, जो कि बेलमेंट की बात करता है, उसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ लिया था। सेक्शन 148 हमने समझने की कोशिश की थी। सो अगेन स्टार्टिंग विद द बेसिक्स ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट है क्या? सो बेलमेंट जो है, जैसे मैंने कल बताया था लास्ट लेक्चर जो था हमारा, कि उसका मतलब ही होता है डिलीवरी ऑफ गुड्स। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेसिकली इसका मतलब हुआ डिलीवरी ऑफ गुड्स। लेकिन क्या बेलमेंट यहाँ कंप्लीट हो गई? नहीं, बेलमेंट यहाँ कंप्लीट नहीं होती है। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हो कि बेलमेंट का मतलब क्या हुआ है। सेक्शन क्या कह रहा है? बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स by one person to another for some purpose upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned to or otherwise disposed of according to the directions of the person delivering them. So है क्या बेलमेंट का मतलब? ये है कि एसेंशियल्स क्या क्या हो गई, कोई गुड्स की डिलीवरी हो रही है एक इंसान से दूसरे इंसान की तरफ, इस कंडीशन के साथ। क्या है कंडीशन? क्या है कि भाई जब पर्पस उसका एकम्प्लिश हो जाएगा, जैसे ही किस चीज का मतलब किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जाएगा, डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, ये हमने समझा था। तो जब पर्पस सर्व हो जाएगा, उसके बाद जो बेल किए गए गुड्स हैं, मतलब जो चीज डिलीवर की गई है, उसको वापस रिटर्न कर दिया जाएगा उस इंसान को जिसने उसे दिया था। कैसे? जिस तरीके से उसे कहा गया था देने के लिए, जैसे रिटर्न करने के लिए जो भी डायरेक्शंस थे, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम, डिलीवरी करने वाले के जो भी डायरेक्शंस थे उस हिसाब से उसे डिलीवर किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ दो पार्टीज कौन कौन हो गई? देखिए, जैसे हमने अभी तक देखा इंडेमनिटी में भी दो पार्टी, गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में भी तीन पार्टीज, तो बेलमेंट भी वैसे दो पार्टी होती है जिन्हें हम कहते हैं बेलर और बेली। जो पार्टीज होती हैं उन्हें हम बेलर और बेली कह रहे हैं। ठीक है, बेलर कौन है? द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स, जो गुड्स डिलीवर कर रहा है, मेरे गुड्स है। ठीक है, मेरे गुड्स है। मैंने किसी को, हमने तीन चार एग्जांपल्स में समझा था, जैसे गराज में कार रिपेयर होने के लिए दी। ठीक है, तो अभी क्या है कि गराज में जब कार रिपेयर हो जाएगी, सर्विसिंग उसकी हो जाएगी, उसके बाद उसे वापस उसके ओनर तक लौटा दिया जाएगा। तो जिसने जब कार रिपेयर होने को सर्विसिंग के लिए दिया, पहले डिलीवरी जिसने करी, उसे हम कह रहे हैं बेलर। द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स, जिसने डिलीवर करा, और जिसको किया गया मतलब गराज को, गराज का जो ओनर है, मैनेजमेंट है। बेली, द पर्सन टू होम द गुड्स आर डिलीवर्ड, जिससे डिलीवर किया गया गराज, वो हो गए बेली। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हमने लॉन्ड्री का देखा था। जैसे मान लीजिए कोई कपड़ा है, उसमें उसे लॉन्ड्री में दिया गया, तो कपड़ा देने वाला वो हो गया बेलर, और लॉन्ड्री में दिया गया वो हो गई बेली। ठीक है, अब जब कपड़े वॉश हो जाएंगे, आयरन हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे, उसके बाद उन्हें वापस वापस दे दिया जाएगा, जिसके वो है बेलर को वापस दे दिया जाएगा, मतलब जिसके कपड़े थे उसे वापस दे दिया जाएगा। पर्पस सर्व हुआ और उसके बाद उसे रिटर्न कर दिया गया। सिमिलरली मैंने एक एग्जांपल और दिया था कि सपोज मेरा कोई पेट है। ठीक है, मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, मैं 3 दिन के लिए उसे अपने नेबर के पास लिख गई कि आई टेक बैक द गुड्स माय पेट, या आप उसे वापस पहुंचा देना जब मैं वापस आ जाऊं 3 दिन बाद। तो मेरा मेरा गुड्स क्या है? मेरा पेट, मेरी चीज मैंने किसी और को दी, मेरे नेबर को दी। पर्पस सर्व हो जाए, जब मैं वापस आ जाऊं 3 दिन बाद, तो उसे वापस मुझे लौटा देना। तो ये भी एक बेलमेंट है। इसमें कौन हो गया? मैं, मतलब जो पेट डिलीवर किया मैंने वो हो गए बेलर, जिसे किया मेरे नेबर को वो बेली। तो दो पार्टीज, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कोई चीज एक पार्टी से दूसरी पार्टी को डिलीवर की जाए, दी जाए,
किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कि जब वो पर्पस पूरा हो जाए उसे उसी तरीके से रिटर्न कर दिया जाएगा बेलर को जैसे उसने कहा है, उसके डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग उसे रिटर्न कर दिया जाएगा, या जैसे भी डिस्पोजल उसने कहा है, ठीक है, वैसे कर दिया जाएगा। अब इसमें डिलीवर करने वाली पार्टी जो है वो बेलर, जिसे किया गया डिलीवर वो बेली, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट हो गया इसका बेसिक। हमें समझ में कॉन्सेप्ट क्या है, एक से दूसरे के पास गुड्स डिलीवर हो रही है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ठीक है। क्यों, पर्पस के बाद क्या है कि भाई जब पर्पस अकम्प्लिश हो जाएगा उस गुड्स को या तो रिटर्न कर दिया जाएगा या जिस तरीके से डायरेक्शन से मेलर के वैसे इसे डिस्पोज कर दिया जाएगा। यही है पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट, सेक्शन 148 यही है। देखिए इतना तक हमने समझा था, उसके बाद का कॉन्सेप्ट यही कह रहा है कि द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स इज कॉल्ड द बेलर। The person delivering the goods is called bailer and the person to whom the goods are delivered are called bailee. ठीक है, ये क्लियर हुआ हमारा। अब क्या है कि मैंने ये भी एक कॉन्सेप्ट बताया था कि यहाँ पे गुड्स टर्म यूज हो रहा है, ठीक है। गुड्स, गुड्स का मतलब ये है कि हम प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, इमूवेबल की नहीं। क्योंकि हम जब प्रॉपर्टी क्या है, मूवेबल इमूवेबल दोनों तरीके के हो सकते हैं, लेकिन जब हम गुड्स कह रहे हैं तो वहां सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की बात हम कर रहे हैं, इमूवेबल की बात नहीं हो रही है। द कॉन्ट्रैक्ट पर्टेन्स एक्सक्लूसिवली टू गुड्स यानी मूवेबल प्रॉपर्टी एंड नॉट इमूवेबल। इमूवेबल का बेलमेंट नहीं हो सकता है। अब देखिए एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या है इस कॉन्ट्रैक्ट के होने के लिए। तो हमने कुछ अभी तक देख लिया कि भाई गुड्स की डिलीवरी होगी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, कि पर्पस सर्व हो जाए तो उसे वापस कर दिया जाए, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन अब इसमें एक और चीज आती है, यहाँ पे ओनरशिप और पोजीशन का कॉन्सेप्ट आता है। जब हम डिलीवरी की बात कर रहे हैं, हमने कहा डिलीवरी ऑफ गुड्स, ठीक है। जब हम डिलीवरी की बात करते हैं तो हम यहाँ ओनरशिप की बात कर रहे हैं या पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे पॉइंट ये है, ये चीज याद रखने की है कि जब हम डिलीवरी की बात कर रहे हैं यहाँ पे डिलीवरी सिर्फ पोजीशन की हो रही है, ओनरशिप की नहीं। वो पेट अभी भी मेरा है, वो कार अभी भी मेरी है, वो गुड्स अभी भी मेरे हैं। ओनरशिप मतलब मालिकाना हक अधिकार जिसका है, जिसकी वो एक्चुअली लीगली प्रॉपर्टी है, वो ओनरशिप चेंज नहीं होगी, मालिक उसका नहीं चेंज होगा। लेकिन पोजेशन एक कॉन्सेप्ट है, ओनरशिप एंड पोजेशन, ओनरशिप और पोजेशन। पोजेशन क्या, ओनरशिप क्या हो गया, ओनरशिप मतलब जो उसका एक्चुअली मालिक है, ओनर वर्ड से बना जो मालिक है, मालिकाना हक, ठीक है। पोजेशन क्या हुआ कि भाई चीज मेरी है, कार मेरी है, लेकिन मैंने गराज में उसे दे रखा है। तो करेंटली वो जिसके पास है, जो जिसके पास जो होल्ड कर रहा है करेंटली, उसके पास उसकी पोजेशन है। कस्टडी जिसकी है या करेंटली जो होल्ड कर रहा है उसे, उसके पास उसका पोजीशन है। ओनरशिप नहीं चेंज हुई। वो पेट को मैं 3 दिन के लिए रख के जरूर गई, लेकिन मैंने क्या, मैं आने के बाद उसे वापस मेरे पास दे देना, वो है अभी भी मेरा ही, मेरे एब्सेंस में भी वो मेरा ही है। वो लॉन्ड्री के लिए जो कपड़े गए हैं वो मेरे ही है, वो आयरन होने के बाद, क्लीन होने के बाद वो वापस मुझको दिए जाएंगे। तो यहाँ ओनरशिप नहीं चेंज होती है। डिलीवरी किस चीज की हो रही है, जब हम डिलीवरी ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पोजेशन चेंज हो रहा है, ओनरशिप नहीं चेंज होती है। बेलमेंट में ओनरशिप का कोई रोल नहीं है। ओनरशिप जो है वो बेलर के पास ही रहेगा। बेलर, बेलर जो है वही है ना, डिलीवर कर रहा है गुड्स, तो रिटेंशन ऑफ ओनरशिप किसके पास होगा, बेलर के पास। ओनरशिप नेवर ट्रांसफर टू द बेली, ओनरशिप नहीं ट्रांसफर किया, किसके पास है, बेलर के पास ही है। इट रिमेन्स विद द बेलर थ्रू आउट द प्रोसेस, मतलब बेलमेंट के इस पूरे कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोसेस के दौरान ओनरशिप जो है वो बेलर के पास ही रहेगी। लेकिन जहां तक बात पोजेशन की आई, बोथ कस्टडी एंड पोजेशन मस्ट चेंज हैंड्स। मतलब कहां से कहां चला गया, बेलर से डेयरी के पास चला गया ये
पोजेशन चेंज हो गया, ओनरशिप मालिक अभी भी वही हो, लेकिन पोजेशन चेंज कर गया है, वो डिलीवर किसी और को हो गया, मेरे पास से किसी और के पास चला गया। अब अब कुछ कॉमन तरीके के बेलमेंट पहले हम देखेंगे, ठीक है, कि बेलमेंट किस किस टाइप के होते हैं। तो जो ब्रॉड कैटेगरीज है जो हम हमेशा डेली लाइफ में अपनी देखते हैं, किस किस तरीके के बेलमेंट हो सकते हैं। पहले ग्रेचुटस, हमने ग्रेचुटस और नॉन ग्रेचुटस पहले भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि भाई जहां पे कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट था कि एक जगह पे कंसिडरेशन की एक्सपेक्टेशन है और एक जगह पे नहीं है। तो जहां पे नहीं है वो क्या है, वो ग्रेचुटस है, और जहां पे एक्सपेक्टेशन है कि भाई उसके लिए रेम्यूनरेशन मिलेगा, कॉम्पनसेशन मिलेगी, वो है नॉन ग्रेचुटस। तो जैसे पहला क्या टाइप हो गया इसका, ग्रेचुटस बेनिफिट, जैसे लेंडिंग अ बुक टू अ फ्रेंड फॉर फ्री। ठीक है, मैंने मेरी चीज थी मेरे दोस्त को दे दी, उसके लिए मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कि भाई मैंने किया है तो मुझे इसके लिए जब वापस करोगे और इतने पीरियड रखोगे उसके लिए मुझे रेम्यूनरेशन चाहिए, नहीं नहीं, मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो ग्रेचुटस एक्ट्स मतलब ग्रेचुटस बेलमेंट, यानी कुछ चीजें की गई है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ कॉम्पनसेशन। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा दूसरा क्या होता है, हायरिंग, हायरिंग ऑफ गुड्स। हायरिंग ऑफ गुड्स क्या हो गया, रेंटिंग अ कार और इक्विपमेंट फॉर अ फी, मतलब जैसे फी के लिए, कुछ फी के साथ, कुछ फी के एक्सचेंज में रेंट करना, हायर करना इज रेंट करना। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी फॉर डिपॉजिट, थर्ड टाइप हो गया। फोर्थ इज रिपेयर्स, फिफ्थ कैरेजेस, सिक्स्थ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इज फाइंडर ऑफ गुड्स। फाइंडर ऑफ गुड्स अपने आप में ये कॉन्सेप्ट है कि भाई जो हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। इन फैक्ट इफ यू रिमेंबर, इसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते वक्त हमने क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट जब हम पढ़ रहे थे, फाइंडर ऑफ गुड्स उसमें अपने आप में एक उसमें भी टाइप था क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का। तो वाइल डिस्कसिंग दैट हमने डिस्कस किया था ग्रेचुटस एंड नॉन ग्रेचुटस कॉन्ट्रैक्ट्स के कॉन्सेप्ट को हमने उसमें डिस्कस किया था। तो ये सारे बहुत जनरल और कॉमन फॉर्म्स ऑफ पेमेंट है जो हम अपनी डेली लाइफ में हमेशा देखते हैं। अब आते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ बेलर। अब हमने कहा दो पार्टी है, ठीक है, बेलर और बेली, बेलर और बेली दो पार्टी है। तो दोनों पार्टीज की हमें पता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट, चाहे किसी भी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट, तो दोनों पार्टीज के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होती हैं। ठीक है, कुछ राइट्स मेरी अराइज होंगी, कुछ ड्यूटीज मेरी अराइज होंगी, एंड वाइस वर्सा दूसरी पार्टी की भी प्रॉमिस और प्रॉमिस दोनों हो गए। ठीक है, दोनों के राइट्स एंड ड्यूटीज। तो अब हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट उसका वही था, हमने समझ लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है। इससे पहले देखिए 148 का कॉन्सेप्ट है, 148 के कॉन्सेप्ट को समझने की हम कोशिश करते हैं, जो कि 148 सेक्शन क्या कहता है, देखिए 148 इसका एक्सप्लेनेशन, इफ अ पर्सन ऑलरेडी इन पोजेशन ऑफ द गुड्स ऑफ अनदर। ठीक है, कोई एक इंसान जिसके पास ऑलरेडी गुड्स का पोजेशन है, ठीक है, ऑलरेडी पोजेशन है, कॉन्ट्रैक्ट्स टू होल्ड देम एज अ बेली। और वो क्या कॉन्ट्रैक्ट करता है, हमने क्या देखा कि बेलर के पास गुड्स होते हैं और वो बेली को डिलीवर करता है, अभी तक तो यही देखा। इसका एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है कि कोई इंसान जिसके पास ऑलरेडी पोजीशन है, वो क्या करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है कि उसे होल्ड करेगा एज बेली, बेली की तरह उस चीज को अपने पास रखेगा, कि देयर बाय बिकम्स द बेली। अगर उसने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई उसे वो अपने पास कुछ दिन रखेगा, वो वहां पे बेली हो जाता है अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो, एंड द ओनर बिकम्स द बेलर। और जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई उसके लिए वो थोड़े दिन होल्ड करेगा, वो हो गया कौन, बेलर हो गया। ऑल्दो दे मे नॉट हैव बीन डिलीवर्ड बाय वे ऑफ पेमेंट। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई एक एक्सेप्शन दे दिया, एक्सेप्शन कहिए एक्सप्लेनेशन कहिए जो भी कहिए, कि ऐसा है कि इसके ये एक ऐसा केस बता रहा है कि जहां पे एक्चुअली बेलमेंट में क्या समझा हमने, सबसे पहले तो ये चीज थी कि भाई डिलीवरी ऑफ गुड्स हो रही है। अब ये कह रहा है एक ऐसा लिमिटेशन लगा रखी है इस पे कि भाई कुछ ऐसे सिनेरियोज भी हो सकते हैं जहां एक्चुअली डिलीवरी ऑफ गुड्स नहीं हुई है, जो एक पार्टी एक इंसान है वो बेली की तरह ऑलरेडी चीजों को होल्ड कर रहा है, उसने ऑलरेडी होल्ड कर रखी है, उसके पोजीशन में ही चीज है,
वो कॉन्ट्रैक्ट करता है दूसरे इंसान से कि भाई ठीक है तुम्हारे बिहाफ में मैं इस चीज को होल्ड करूंगा, उसके पास ऑलरेडी पोजीशन है और वो एज बेली उस चीज को होल्ड करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वहां पे दूसरी पार्टी जो है वो बेलर हो जाएगी। जैसे इसका एग्जाम्पल, इसका क्या मतलब हुआ, अभी तक तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए कि अच्छा एक से दूसरे के पास डिलीवर हो गया। जैसे इसका क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक इंसान है, ठीक है, देयर इज दिस पार्टी ए। ए ने क्या किया कि वो गया कार के शोरूम में, अब कार के शोरूम में गया, वहां पे कार्स ऑलरेडी लगी होती हैं, मतलब क्या है कि मैनेजमेंट के पास ऑलरेडी उनकी पोजीशन है। उसने डाउन पेमेंट जो भी था वो किया, उसके बाद फिर कहा कि ऐसा है कि आप इसे रखो, और कॉन्ट्रैक्ट हो गया उनके बीच, डाउन पेमेंट का टोकन टोकन अमाउंट उसने ए ने दे दिया। अब जब डिलीवरी लेने का टाइम आया तो फिर उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ कि ए ने कहा कि ऐसा है कि आज से 6th डे पे, एक बहुत शुभ दिन है, आप उस दिन मेरे पास उसे डिलीवर कराना। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ। अब देखिए पेमेंट कर दिया बेलर ने, ठीक है, जो ए इंसान था इसने पेमेंट कर दिया, डाउन पेमेंट का जो अमाउंट जो भी देनी थी इसने दे दिया, डाउन पेमेंट कर दिया। ठीक है, मतलब अब मालिक कौन हो गया, मालिक तो वो हो गया, ए हो गया मालिक हो गया, जो मालिक है जिसकी ओनरशिप है। बेलर कौन है, जिसकी एक्चुअली चीजें हैं, ठीक है, जिसकी ओनरशिप है, ओनरशिप किसकी हो गई, जिसने पैसे दिए। लेकिन यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि ये कार ऑलरेडी उसके पास थी जहां वो रखी हुई है, शोरूम में ऑलरेडी बहुत दिन से थी, वही तो कह रहा है कि भाई किसी इंसान के पास ऑलरेडी उसका पोजीशन है, पोजीशन तो ऑलरेडी शोरूम के पास है। अब बेलर कौन हो गया, जिसने परचेस किया, शोरूम कौन हो गया, बेली हुआ। ठीक है, अब बेलर ने बेली को क्या कहा कि भाई ऐसा है कैंसिल 6th डे को एक बहुत अच्छा दिन है तो आप मुझे उस दिन डिलीवर करना, और तब तक मतलब आज से 6 दिन के लिए फॉर अ पीरियड ऑफ 6 डेज आप एज बेली मेरी चीज को होल्ड करोगे, क्योंकि अब वो कार उसकी हो गई। पोजेशन भले किसके पास है, पोजेशन चला गया बेली के पास, मतलब शोरूम के पास, जिसके पास ऑलरेडी पोजेशन था, वहीं पे थी कार। तो पोजेशन जिसके पास था उसी के पास रह गया, लेकिन ओनरशिप किसी और की हो गई, बेलर कोई और हो गया। ये जो एक्सप्लेनेशन है वो यही बात बताने की कोशिश कर रहा है कि कुछ ऐसे भी बेलमेंट्स हो सकते हैं जहां एक्चुअली डिलीवरी ऑफ पोजेशन ना हो, पर पोजेशन जिसके पास था ऑलरेडी, कुछ किसी इंसान के पास है, वही उसे एज बेली होल्ड करने लगे। तो जिसके साथ हुआ कॉन्ट्रैक्ट वो कौन हो जाएगा, वो बेलर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, होल्ड कौन कर रहा है, बेली, चीज किसकी है, बेलर की। ठीक है, और ऑलरेडी उसी के पास थी, बेली के पास ही थी, उसी के पास थी। तो यहाँ पे ऐसे केसेस में, इस तरीके के केसेस अब बेलमेंट हो जाता है दो टाइप। ठीक है, इसे हम कहते हैं, ये जो है ये एग्जाम्पल हो जाता है, तो बेलमेंट जो है ये हो गया बेसिकली दो टाइप का। देखिए अब अगर ब्रॉडली हम देखें, बेलमेंट एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव। अब यू इफ यू ऑल रिमेम्बर द कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव, यहाँ पे क्या कह रहा है, पहला इसका जो पैरा था उसमें हमने एक्चुअल डिलीवरी ऑफ पोजीशन की बात की। तो जहां पे डिलीवरी ऑफ पोजीशन एक्चुअली हो रहा है, ठीक है, डिलीवरी ऑफ गुड्स, वो हो गया एक्चुअल, उसे हम कहेंगे एक्चुअल बेलमेंट या एक्चुअल डिलीवरी ऑफ पोजीशन, बेलमेंट बाय एक्चुअल डिलीवरी ऑफ पोजीशन। ठीक है,
वहीं दूसरे केस में जहां एक्चुअली पोजेशन नहीं गया, पोजेशन जिसके पास था उसी के पास रह गया, लेकिन बेलर कोई और तो बन गया ना, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच हो गया। अब रिलेशन कैसा हो गया, अब इनके बीच बेलर बेली का हो गया। चाबी चली गई बेलर के पास, तो मालिक कौन हो गया, पेपर, उसके पेपर्स बन गए, उसने डाउन पेमेंट कर दिया, चाबी मिल गई बेलर को। अब जो शोरूम है उसने बेलर के लिए सिर्फ होल्ड किया हुआ है कार को फॉर अ पीरियड ऑफ सर्टेन डेज, 4 डेज, 5 डेज, 6 डेज, ठीक है। तो जहां पे डिलीवरी ऑफ पोजेशन एक्चुअली हो नहीं रही है, लेकिन मालिकाना हक तो मिल गया, लेकिन रिलेशन बेलर बेली का बन जाए, वो होता है बेलमेंट बाय कंस्ट्रक्टिव पोजेशन। दो तरीके से हो गया, बेलमेंट बाय एक्चुअल डिलीवरी या बेलमेंट बाय कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, ठीक है, या बेलमेंट बाय एक्चुअल पोजेशन या बेलमेंट बाय कंस्ट्रक्टिव पोजेशन, जो कह लें। अब बेलमेंट बाय एक्चुअल डिलीवरी क्या हो रहा है कि डिलीवरी ऑफ गुड्स एक्चुअली हो रही है, जैसे हमने अभी तक के सारे एग्जांपल्स में देखा, कोई भी चीज का लेना, एक जगह से उस जगह चले जाना, देना, ठीक है, वो हो गया बेलमेंट बाय एक्चुअल डिलीवरी। वही जब पोजेशन जिसके पास था उसी के पास रह जाता है, लेकिन पार्टीज के बीच रिलेशन कैसा बन गया, बेलर बेली का बन गया, और बेली ने उसके बाद चीज जो होल्ड करी है वो बेली बेलर के लिए करी है, तो यहाँ पे बेलमेंट बाय कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो गई। कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या, हमने समझा था डीम्ड, कंसिडर्ड, मान लिया गया कि हुआ, एक्चुअल डिलीवरी नहीं हुई, जिसके पास था अभी भी वही रह गया है, लेकिन अब बेलर कोई और हो गया, इनके बीच का रिलेशन कैसा हो गया, बेलर बेली का हो गया। तो ये बेलमेंट बाय कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है, ये दो तरीके के बेलमेंट हो गए। अब आते हैं 149 पे। बिफोर वी स्टार्ट विथ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली, इसके पहले हम सेक्शन 149 देखते हैं। अब डिलीवरी ऑफ बेली हाउ मेड, ठीक है, डिलीवरी टू बेली, सॉरी, डिलीवरी टू बेली हाउ मेड। अब हमने देखा ऊपर कि भाई क्या है, 148 कह रहा है कि दो तरीके से हो रही है, या तो एक्चुअल डिलीवरी हो रही है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो रही है। अब ये कह रहा है कि डिलीवरी कैसे होगी, ठीक है, हम कब मानेंगे, मतलब डिलीवरी कब मानेंगे कि कर दी गई है। तो दो तरीके हो गए कि एक्चुअली आप सामान आपने पहुंचा दिया, या सामान नहीं पहुंचाए पर रिलेशन बेलर बेली का हो गया, कोई चीज ऐसी कंस्ट्रक्टिव तरीके से कि भाई मान लिया कि पोजीशन जो है वो एक से दूसरे के पास चला गया है, ठीक है। तो मानेंगे कब, ये तो भाई हमने समझ लिया कि दो तरीके से हो गई, लेकिन कब कहेंगे कि डिलीवरी हो गई है, चाहे एक्चुअली हुई हो या कंस्ट्रक्टिवली हुई हो, जिस भी तरीके से, कैसे मान लेंगे, कब कहेंगे कि डिलीवरी हो गई। सेक्शन 149 कह रहा है कि द डिलीवरी टू द बेली में बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग, कुछ भी करके, which has the effect of putting the goods in the possession of the intended bailey or any person authorized to hold them on his behalf। मतलब 149 ने क्या कहा कि भाई कुछ भी ऐसा करना, कोई भी एक्ट, कुछ भी ऐसा करना जिसका इफेक्ट क्या हो, जिसका इफेक्ट ये हो कि पोजेशन, एक पोजेशन जो है वो एक इंसान से, एक इंसान मतलब कौन, जो बेलर है, उसके पास से उस इंसान के पास चली गई जो इंटेंडेड बेली है। अब जैसे कपड़े मैंने मेरे किसी को दे दिया, एक्चुअली दे दिए भाई, मैंने बैग ले जाके दे दिया तो डिलीवर हो गया, एक्चुअली एक्चुअली पोजीशन चला गया। तो कोई भी ऐसा एक्ट करना, मेरा ये एक्ट है, मेरे बैग किसी को देना फुल ऑफ माई क्लोथ्स, ठीक है, ये मेरा एक्ट है, और इससे क्या हुआ, मेरी चीजें उसके पास चली गई। तो वही कह रहा है पहला पार्ट कि कोई भी ऐसा एक्ट दैट हैज द इफेक्ट ऑफ डिलीवरिंग द पोजिशन, पोजेशन, ठीक है, कोई भी ऐसा एक्ट जिससे कि इफेक्ट क्या हो, जिसका इफेक्ट क्या हो कि इफेक्ट ये हो कि गुड्स का पोजेशन चेंज हो जाए, ठीक है, किसको चला जाए चेंज होके, इंटेंडेड बेली जो है, इंटेंडेड मतलब जिसको, जो जिसको बेली बनाना है, इंटेंशन क्या है, इंटेंशन है जिसको बेली बनाने का, उसके पास पोजेशन चला जाए, ऐसा कोई एक्ट करना, या किसी भी और इंसान को जो कि उसके बिहाफ, या तो मतलब बेली को पोजेशन, किसको, या तो बेली को चला जाए, या इसके ऑथराइज पे कोई पर्सन अगर बिहाफ में है तो उसे चला जाए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि लॉन्ड्री का जो ओनर है उसे, मतलब लॉन्ड्री का जो स्टाफ है उसे देना था, लेकिन उसे नहीं करके हमने किस अपने हाउस हेल्प को दे दिया कि भाई ऐसा है कि उसे, या हाउस हेल्प को नहीं, ऐसा कहते हैं कि उसके स्टाफ में से किसी और को दे दिया कि ऐसा है कि आप ले जाके अपने जो भी मैनेजमेंट है उनको ले जाके ये चीजें दे देना, ठीक है, मेरे कपड़े लेके दे देना, फिर वो क्लीनिंग के बाद वो घर तक पहुंचा देंगे। तो कोई भी इंसान जो इंटेंडेड बेली, इंटेंडेड बेली कौन था, जो लॉन्ड्री को देखने वाला है, मेन जो उसका जो भी मैनेजर है, जो भी है, लेकिन हमने किया दिया किसे चीजें, अपनी किसे दी बेलमेंट के लिए, किसे दे दिया बेल करने के लिए, दिया उसके एक स्टाफ को कि ले जाके उसे दे देना।
तो जिस कुछ भी ऐसा करना, कोई भी ऐसा एक्ट जिसका इफेक्ट क्या हो कि पोजीशन की डिलीवरी हो गई, पोजीशन चेंज हो गया, और किसके पास चला गया वो चेंज हो गया, पोजीशन उसके पास चला गया जो इंटेंडेड बेली है, या तो उसके पास या उसके बिहाफ पे कोई अगर है तो उसका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव या कोई भी ऑथराइज पर्सन कोई भी है उसके पास पोजीशन चला गया। ठीक है, ये हो गया कि कैसे होगी, मतलब डिलीवरी कैसे बेली तक पहुंचेगी। ये 148 149 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए। देखिए इसमें क्या क्या दे दिया कि भाई बेलमेंट क्या है, पार्टीज कौन सी है, बेलर बेली है, बेलमेंट कैसे कैसे किया जाएगा, कैसे कैसे किया जाएगा, दो तरीके से हो रहा है, एक्चुअल डिलीवरी से, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी से, दोनों के एग्जांपल्स भी हमने समझे। अब इसके बाद 149 बताता है कि भाई ठीक है, डिलीवरी कैसे मानेंगे कि बेली के पास चली गई, तो वो भी हमने देखा कि कुछ भी ऐसा करना जिसका इफेक्ट ये हो कि पोजेशन इंटेंडेड बेली या उसके ऑथराइज कोई भी पर्सन है तो वो उसके पास चला जाए। अब 150 ऑनवर्ड शुरू होती है यहां से, जब हम बात करेंगे, जैसे मैंने कहा कि दो पार्टी है बेलर और बेली, तो 150 ऑनवर्ड्स इसको डिवाइड कर रखा है बेलर और बेली की राइट्स एंड ड्यूटीज में। दो पार्टी है बेलर बेली, तो दोनों पार्टीज की राइट्स एंड ड्यूटीज अराइज होगी, कुछ ड्यूटीज होगी वो बेलर की होगी, कुछ ड्यूटीज बेली की होगी, कुछ राइट्स बेलर की होंगी और कुछ राइट्स बेली की होगी, मतलब दोनों पार्टीज के राइट्स एंड ड्यूटीज अराइज होंगी। ऑब्वियसली हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये होता है, दोनों पार्टीज जो भी प्रोमिसर प्रोमिसी है दोनों के ये राइट्स इसमें अराइज होते हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज। सिमिलरली यहाँ पे भी वही हो रहा है, तो किस पार्टी के क्या राइट्स है क्या ड्यूटीज है वो हम समझेंगे। एक बार पहले रफ बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, इसके बाद डिटेल में सेक्शंस हम यहाँ से बैरक से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट बेलर। ठीक है, सबसे पहले बेलर की बात करते हैं कि भाई बेलर जो है उसकी राइट्स एंड ड्यूटीज क्या क्या होंगी। ठीक है, सो सबसे पहले क्या है देखिए, बात करते हैं ड्यूटीज ऑफ बेलर। ठीक है, बेलर की ड्यूटीज क्या क्या है। अब बेलर कौन है, बाय नाउ वी आर क्लियर की जो डिलीवरी दे रहा है, ठीक है, मतलब गुड्स जिसके पास से जा रही हैं वो हो गया बेलर। ठीक है, सो बेलर की ड्यूटीज क्या क्या है। सबसे पहले सेक्शन 150 बताता है टू डिस्क्लोज द फॉल्ट्स, मतलब जो भी फॉल्ट है उसको डिस्क्लोज करना। अब ये समझने की कोशिश करें, सबसे पहला हमें समझ में आया ये क्या हो गया, ये जो है ड्यूटी ऑफ बेलर हो जाएगा। ड्यूटी ऑफ बेलर हो गया सेक्शन 150। सबसे पहले क्या रहा है, बेलर्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन गुड्स बेल्ड। अगर जो जिन गुड्स का बेलमेंट करना है, ठीक है, बेलर ही बेलमेंट करेगा, तो जिन गुड्स का बेलमेंट करना है अगर उसमें किसी तरीके की फॉल्ट है, कुछ भी डिफेक्ट है उसमें, ठीक है, कुछ भी, उसको डिस्क्लोज करने की ड्यूटी बेलर की। किसको डिस्क्लोज करने की, बेली को। भाई देने के पहले आप बताओगे, आप अपना पौधा दे रहे हो किसी को रखने के लिए, ठीक है, कि मेरे एब्सेंस में मैं शाम को ऑफिस से आऊंगी, तब तक मेरे पौधे का ख्याल रखना, उसका पॉट टूटा हुआ है, तो आप पहले उसे बताओगे, ये नहीं कि आने के बाद उसे लड़ने लगे, कि आपको पता था कि आपका सामान डिफेक्टिव है, आपका पॉट टूटा हुआ है, लेकिन आप आने के बाद उसे लड़ने लगे कि नहीं नहीं आपने तोड़ दिया, नहीं, फिर आपकी लाइबिलिटी यहां बनेगी, ब्रीच हो जाएगा, सेक्शन का ब्रीच करोगे कॉन्ट्रैक्ट का। तो सबसे पहले सेक्शन 150 ये बता रहा है कि भाई जो जिस चीज के बारे में बेलमेंट होना है, कॉन्ट्रैक्ट जिस चीज के बारे में बनाया जाना है बेलमेंट का, आप कोई भी फॉल्ट है एज अ बेलर आप पहले तो उसको डिस्क्लोज करोगे बेली को कि भाई ये चीजें इसमें गलत है, मतलब डिफॉल्ट है। द बेलर इज बाउंड टू डिस्क्लोज, बाउंड टू, ठीक है, बाउंड टू डिस्क्लोज टू द बेली। पहली चीज क्या हो गई, बाउंड, बाउंड टू डिस्क्लोज, और क्लियरली किसको करेगा, बेली को। फॉल्ट्स इन द गुड्स बेल्ड, भाई बेलमेंट में जो चीज दी गई है उसमें क्या क्या गलत है, क्या फॉल्ट है वो आपका बताना। बाउंड हो, बाउंड हो मतलब ऑब्लिगेटेड हो, ऑब्लिगेटरी आपकी जिम्मेदारी है, आपकी ड्यूटी आपको बताना है। ऑफ विच द बेलर इज अवेयर, जिसके बारे में उसे पता है, ठीक है, and which materially interfere with the use of them or expose the bailey to extraordinary risks, जिसके बारे में
जो भी बेलमेंट में दिए जाने वाले जो गुड्स हैं उसमें जिस तरीके की भी फॉल्ट है, अगर बेलर को उसके बारे में पता है, ठीक है, अगर पता है तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप बेलर को उस बारे में बताओ। अगर अगर वो चीज उसके जो जो गुड्स करे हैं आपने, बेलमेंट जिनका करा है उसके यूजेज से इंटरफेयर करेगी, वो फॉल्ट जो है उसकी वजह से उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है, जो यूजेज है उस पे कहीं वो इंटरफेयर करेगा, उससे कहीं वो अफेक्टेड होगा उससे, या फिर या फिर इससे किसी तरीके का रिस्क होएगा, एक रिस्क से एक्सपोज होगा कौन, बेली। अगर बेली जो है या तो इन डिफॉल्ट्स की वजह से किसी रिस्क से एक्सपोज हो जाएगा, या फिर उसके उस यूजेज के दौरान वो फॉल्ट जो है उसमें इंटरफेयर करेगा, उससे अफेक्टेड होगा, वो यूजेज जो है वो अफेक्टेड होगा। वहां पे डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है, फॉल्ट्स को डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है बाय द बेलर टू द बेली। एंड इफ ही डज नॉट मेक सच डिस्क्लोजर, और अगर डिस्क्लोजर नहीं करता है, मतलब वो बातें बेली को नहीं बताता है, he is responsible for damage arising to the belly directly from such faults। और अगर उस वजह से, उसके नहीं बताने की वजह से अगर कोई लॉस बेली को होता है, ठीक है, अब भाई तुम्हें पता थी सारी चीजें पर तुमने बताया नहीं, तो उसकी वजह से कोई लॉस अगर बेली को हो रहा है, उसने तो भाई क्या किया, उसने तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग्स में उसे ले लिया तुमसे, वो चीजें ले ली, रख लिया, लेकिन तुम्हारी गलती थी कि तुमने बताया नहीं। अब उसका जो लॉस हो रहा है वो बियर आप करोगे, उसके लिए कौन है, इससे इससे जो भी लॉसेस अगर उससे कुछ भी हो रहे हैं तो द बेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेज। उस जो भी लॉसेस हुए हैं, जो भी डैमेज हुआ है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, बेलर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मैं अपना पेट छोड़ के चली गई, ठीक है, अब मुझे पता है कि मेरा जो पेट है, मेरा जो डॉग है, वो एक स्पेशल कंडीशन से सफर करता है जिसमें उसे हर 3 घंटे पे एक स्पेसिफिक मेडिकेशन की जरूरत होती है। ये बात मुझे पता है, मेरे नेबर को तो नहीं पता है। मैं उसे हर 3 घंटे पे एक स्पेसिफिक कंडीशन से सफर होने की वजह से उसे एक मेडिकेशन देती हूँ। मैंने ये बात, मुझे पता थी पर मैंने ये बात बताई नहीं, ठीक है, मैंने नेबर को नहीं बताई। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि भाई अचानक से मेरे डॉग की बहुत तबीयत खराब हो गई मेरे एब्सेंस में, 6 घंटे बाद, क्योंकि उसे 2 बार दवाइयां नहीं मिली, हर 3 घंटे में मैं मेडिकेशन देती हूँ, उसे 2 बार दवाइयां नहीं मिलेगा, 6 से 7 घंटे के अंदर अंदर उसकी बहुत तबीयत खराब होने लगी, ठीक है, उसका इफेक्ट पड़ने लगा। इसमें यही तो लिख रहा है कि भाई फॉल्ट की वजह से अगर इंटरफेरेंस होने लगे उसके यूजेज से, डॉग की बहुत तबीयत खराब होने लगी। अब आई द नेबर हैड टू टेक माय डॉग टू द हॉस्पिटल, और फिर उसके उसके इलाज के खर्चे वो सारे, तो उसको तो लॉसेस इनकर हुए। तो अब यहाँ पे क्या है, ये जो एक्सपेंसेस आए मेरे, ये जो मेरा लॉस हुआ, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, फॉल्ट था, आपने मुझे नहीं बताया, मेरी गलती थोड़े ना है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बेलर हो जाएगा। तो अब इस डैमेज को लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी पूरी बेलर की होगी, मतलब व्हेन आई रीच, मुझे उस चीज के लिए पूरा एक्सपेंसेस उसे देना होगी, हाँ सॉरी मेरी गलती थी, मैं भूल गई। अगर जानते हुए बेलर को पता है कि गुड्स में ये फॉल्ट है पर वो डिस्क्लोज नहीं करता है, वो उसे बताता नहीं है बेली को कॉन्ट्रैक्ट करने के पहले, तो उस फॉल्ट की वजह से अगर यूजर में इंटरफेरेंस से या फिर और कोई किसी भी तरीके का रिस्क अगर होता है बेली को, तो उस लॉस के लिए, उस डैमेज के लिए बेलर रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट देखिए क्या कह रहा है, इफ द गुड्स आर बेल्ड फॉर हायर, मतलब उन गुड्स को, जो गुड्स बेलमेंट में दिए गए थे उसको हायर में क्या है, रेंटल, रेंटल पर्पसेस, उन गुड्स को रेंटल के लिए दिया गया है, आर बेल्ड फॉर हायर, मतलब रेंटल पर्पस के लिए उसे बेल किया गया है। The bailor is responsible for such damage whether he was or was not aware of the existence of such policy the goods bailed। अब अगर बेलमेंट क्यों किया गया है कि भाई रेंट पे देने के लिए, ठीक है, कि इस चीज को आप रेंट पे करो, ठीक है, बेल क्या है, मतलब डिलीवरी ऑफ गुड्स की गई है कि उस चीज को रेंट पे करने के लिए, हायर हायर पे करने के लिए, तो वहां पे भाई आपको चाहे उस चीज के फॉल्ट के बारे में पता था या नहीं पता था, आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। पार्ट वन क्या कह रहा है, पार्ट वन कह रहा है 150 का कि भाई अगर ऐसा है कि नॉर्मल बेलमेंट है, ठीक है, बेलमेंट के अंदर आपकी ड्यूटी बनती है कि कोई भी फॉल्ट है आप डिस्क्लोज करोगे, वरना आप रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है, कोई भी डैमेज हुआ अगर बेली को तो। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है कि भाई अगर हायर के लिए है, वो बेलमेंट जिन गुड्स का किया गया वो फर्दर रेंटल पर्पसेस के लिए है, और आपको चाहे उस बारे में पता था या नहीं, चाहे पता था या नहीं,
आप उसमें किसी तरीके की फॉल्ट है तो उसके लिए पूरे के पूरे रिस्पॉन्सिबल आप होगे। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल्स इसका देखते हैं। ए लेंड्स अ हॉर्स व्हिच ही नोस टू बी विशियस टू बी। ठीक है, अब ए जो है जस्ट सेकेंड, लेंड्स अ हॉर्स व्हिच ही नोस टू बी विशियस टू बी। ठीक है, ए जो है वो क्या करता है, बी को एक घोड़ा देता है। ठीक है, अब उसे उस घोड़े के बारे में पता था वो घोड़ा है किसका। यहाँ कौन हो गया, देखिए इस पूरे एग्जाम्पल में यहाँ पे क्या, इस एग्जाम्पल में क्या हो गया, एग्जाम्पल ए लेके चलते हैं। ए कौन है, ए यहाँ पे कौन हो गया, इसने दिया, लेंड किया। ठीक है, लेंडर बोरोवर होता है, लेंड किया मतलब डिलीवर किया, दिया। ए जो है वो बेलर हो गया। अब बेलर ने क्या दिया है, एक हॉर्स दिया है। ठीक है, किसको दिया है, टू बी। बी जो है वो कौन हो गया, बेली हो गया। जिसने डिलीवर किया वो बेलर, जिसको किया वो बेली। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। विच ही नोज टू बी विशियस, उसे पता है कि भाई ऐसा है कि घोड़ा बड़ा खतरनाक है, वॉयलेंट घोड़ा है। कभी भी भाई ऐसा है कि ये जो इसका जिस चीज से बांध के रखा है वो तोड़ के निकल जाता है, कभी भी अटैक कर सकता है, दौड़ जाएगा। तो ए को ये बात पता थी कि वो जिस चीज का, बी क्या है, बी जो जो हॉर्स है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यही गुड्स है जिसके बारे में जिसकी डिलीवरी होनी है, यही वो गुड्स है। ठीक है, ए बेलर है, ए इस गुड का डिलीवरी बी को करने वाला है। अब यहाँ फॉल्ट क्या है, फॉल्ट ये है कि भाई घोड़ा जो है बड़ा वॉयलेंट है। ठीक है, ये बात, इस बात की जानकारी बेलर को थी, लिखा हुआ है कहा गया एग्जाम्पल, विच ही नोज टू बी विशियस। बेलर को इस बात का पता था। ठीक है, he does not disclose the fact that the horse is vicious। अब इसने बेलमेंट करते वक्त, मतलब अपना घोड़ा बी को देते वक्त उसे नहीं बताया कि ऐसा है कि सुनो भाई मेरा घोड़ा बड़ा खतरनाक है, बच के रहना। उसने बताया नहीं। ठीक है, उसने ये फैक्ट, मटेरियल फैक्ट है, जरूरी था, उसे डिस्क्लोज नहीं किया। यहाँ पे द हॉर्स रन अवे, अब जो घोड़ा है भाई वो था पागल घोड़ा का, बड़ा भाग गया, रस्सी तोड़ी भाग गया। नाउ बी इज थ्रोन एंड इंजर्ड। उसने क्या किया कि भाई, अब जब बी जो है उसको राइड कर रहा था, राइड करने के दौरान वो घोड़ा बिल्कुल तेजी में दौड़ने लगा और जिससे बी गिर गया, उसे चोट लग गई। ठीक है, वो गिर गया और उसे चोट लग गई। अब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए इज रिस्पॉन्सिबल टू बी फॉर द डैमेज सस्टेन्ड। बी को जो चोट लगी, बी को जो इंजरी हुई, उसके लिए लाइबल कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, मतलब बेलर हो जाएगा। एग्जाम्पल लिया पता है कि भाई मेरा घोड़ा मैं किसी और को दे रही हूँ, मुझको पता है कि मेरा घोड़ा कैसा है। ठीक है, अब क्या है कि जब सामने वाला इंसान उसका यूज कर लेगा, इसमें यही तो कह रहा है कि उसके मटीरियली इंटरफेयर विद द यूज ऑफ देम, उसको यूज से, उसके यूजेज में या तो वो मटेरियल डिस्टर्बेंस क्रिएट करने लगे, या फिर बेली को उससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क हो जाए, एक्सपोज टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क। दो कंडीशन दे रखे हैं क्या, या तो बेली जो है उसके जो गुड्स बेल किए गए हैं उसके यूजेज में वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने लगे, वो फॉल्ट। ठीक है, या फिर उससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क हो जाए बेली को। दो चीजें हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस एग्जाम्पल में दे रहा है कि भाई अब इससे रिस्क हो गया। ठीक है, इससे क्या हो गया, वो जो बेली था वो गिर गया, गिरने की वजह से उसे चोट लग गई। तो अब यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हुई, क्योंकि बेलर ने ये बात जानते हुए भी छिपाई, बताया नहीं बेली को, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी पूरी बेलर की हो जाएगी। अब एग्जाम्पल बी देखते हैं। ए हायर्स अ कैरेज फॉर बी। ठीक है, ए ने क्या किया कि उसने हायर किया एक कैरेज बी के लिए। ठीक है, ए कौन हो गया, बेलर हो गया, बी कौन हो गया, बेली हो गया। और पर्पस क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हायर से कैरेज, तो मतलब सेकंड पार्ट में आ जाएगा कि भाई बेलमेंट किया गया है, बेलमेंट फॉर हायर, रेंट पे, बेलमेंट फॉर हायर। ठीक है, गुड्स को जो रेंट किया गया है वो, पेमेंट किया गया गुड्स का, वो हायर के लिए किया गया। ये हायर द कैरेज ऑफ बी, द कैरेज इज अनसेफ। अब जो कैरेज है वो अनसेफ है, दो बी इज नॉट अवेयर ऑफ इट। बी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और ए इस पे इंजर्ड हो जाता है।
बंद क्यों हो सकता है? बंद हो गया फिर से। अरे यार उसका वीडियो ऑन करो ना। फिर क्या करूं? हाँ, तो ए ने बी के लिए एक कैरेज हायर किया। अब कैरेज जो है वो अनसेफ है, हालांकि बी को इसकी जानकारी नहीं है, मतलब बेलर को खुद को भी पता नहीं है, लेकिन पर्पस का ये चीज है बेलमेंट फॉर हायर था। इससे ए को इंजरी हो गई। अब हमने इसके सेकंड पार्ट में क्या पढ़ा था, 150 के सेकंड पार्ट में देखिए, अगर बेलमेंट हायर के लिए क्या गया है, रेंटल के लिए क्या गया है, तो भाई चाहे आपको फॉल्ट का पता हो या नहीं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। ये क्यों है कॉन्सेप्ट, ये प्रिंसिपल इस चीज पे बेस्ड है कि भाई ऐसा है कि आप जिस चीज को फर्दर दे रहे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको पहले पूरा चेक करो। ठीक है, तो इसी इसी चीज पे ये बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे वही कह रहा है कि दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, पहला एक नॉर्मल बेलमेंट का, दूसरा हायर का दे रखा है कि बेलर कैसे रिस्पॉन्सिबल होगा। ये हो गया फर्स्ट ड्यूटी ऑफ बेलर टू डिस्क्लोज द डिफॉल्ट। और अगर नहीं करता है, कौन से डिफॉल्ट, ऐसे डिफॉल्ट जो कि दो चीजें दे रखी हैं, ईदर मटीरियली इंटरफेयर विद द यूजेज ऑफ सच गुड्स, ठीक है, या दूसरा एक्सपोज द बेली टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क, उससे या तो बहुत सीवियर तरीके कोई रिस्क हो सकता है बेली को। आपने बताया क्यों नहीं भाई कि आपका घोड़ा जो है वो पागल है, वो कभी पटक देगा, गिरा देगा, मुझे इतनी सीवियर इंजरी उससे आ गई। या दूसरा उसके यूजेज से किसी तरीके की डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है उस फॉल्ट की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे बेलर रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। और अगर हायर के लिए तब तो सीवियरिटी और बढ़ जाती है, भाई आपको चाहे पता था या नहीं, आपको ध्यान रखना चाहिए था, यू ऑट टू बी वेरी केयरफुल एंड कॉशियस अबाउट इट, आपको पता होना चाहिए था। इसीलिए वेदर यू आर अवेयर ऑफ इट और नॉट, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी और बेलर इन ईदर केसेस रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। नाउ दूसरा, इसको हम इसी तरीके से पढ़ते हैं, ये जो ड्यूटीज ऑफ बेलर है, बेलर बेली, ये देखिए ये सेक्शन जो दे रखे हैं इसमें बेलर बेली के, ये ऊपर नीचे मतलब सीक्वेंस में नहीं है, तो हम इसे सेक्शन से पढ़ें, इससे आई वुड सजेस्ट बेटर होता है, बिकॉज नॉर्मली क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, आपको सेक्शन वाइज भी याद करने की जरूरत नहीं है, यू नीड टू रिमेंबर कि कॉन्सेप्ट कैसे कैसे है। ठीक है, तो हम इसे राइट्स एंड ड्यूटीज डिस्कस करते वक्त ही जो जो सेक्शन जैसे जैसे आएंगे उसे हम डिस्कस करते जाएंगे। तो ये हमारा 150 तक हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट राइट है, नेक्स्ट ड्यूटी है सॉरी बेलर की, टू बियर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, सेक्शन 158। अब देखिए 158 क्या कह रहा है, रीपेमेंट बाय बेलर ऑफ नेसेसरी एक्सपेंसेस, जो भी नेसेसरी एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, जो भी नेसेसरी एक्सपेंस हुए हैं अगर बेलर के, उसका रीपेमेंट करना बेलर की ड्यूटी है। ये 158 कह रहा है, ये क्या हो गया, ड्यूटी ऑफ बेलर सेकेंड। ठीक है, ये सेकेंड ड्यूटी हो गई। ये था क्या, 150, ड्यूटी ऑफ बेलर फर्स्ट, फर्स्ट ड्यूटी क्या है, ड्यूटी टू डिस्क्लोज, सेक्शन 150। दूसरा सेकेंड ड्यूटी, ड्यूटी टू रीपे, सेक्शन 158। अब 158 क्या कह रहा है, 158 कहता है कि वेयर बाय द कंडीशंस ऑफ द बेलमेंट द गुड्स आर टू बी केप्ट और टू बी कैरिड, जो गुड्स जिनका बेलमेंट किया गया है या तो उन्हें रखना है, गुड्स आर टू बी केप्ट और टू बी कैरिड और टू हैव वर्क डन अपॉन देम बाय द बेली फॉर द बेलर, या उन गुड्स पे, या उन गुड्स पे बेलर बेली को बेलर के लिए कोई काम करना है तो। ठीक है, क्या क्या कह रहा है, या तो जो गुड्स जिनका बेलमेंट किया गया है, मतलब बेलर ने जो चीज बेल की है बेली को, उन गुड्स को या तो रखना है बेलर के लिए, ठीक है, या तो क्या क्या चीज रखती है स्पेसिफिक पर्पस में, या तो उसे रखना है या उसके लिए उसमें कुछ काम करना है या कहीं से कहीं लेके जाना है, यही सारी चीजें हो सकती हैं। तो यही तीन केसेस है कि वेयर बाय द कंडीशन ऑफ द बेलमेंट, जहां बेलमेंट के कंडीशन के अंदर, बेलमेंट के अंदर जो गुड्स हैं जिसको बेल किए गए हैं उन्हें या तो बेली को रखना है या टू बी कैरिड कहीं लेके जाना है, या थर्ड और टू हैव वर्क डन अपॉन देम बाय द बेली फॉर द बेलर, या बेली को उन चीजों पे कुछ करना है, उन चीजों
पे कुछ करना है, बेली के लिए, उन चीजों की हेल्प से बेली के लिए कुछ करना है। एंड द बेली इज टू रिसीव नो रेम्यूनरेशन, और उसके लिए चाहे उसे रखना हो या उसे कैरी करना हो या उस पे कोई चीज एक उस पे कोई काम करना हो, ठीक है, कुछ भी करना हो उसके लिए, उस चीज के लिए बेली को कोई रेम्यूनरेशन नहीं रिसीव होने वाली। मतलब कंडीशन क्या है, कंडीशन ही ये है कि भाई ऐसा है कि जो गुड्स बेल के उसे या तो आप रखोगे, या उसे एक्स से लेके वाई जगह तक पहुंचानी है, वो कैरी करना है, या इसकी मदद से आपको वो चीज बनानी है, वर्क डन करना है, कुछ करना है उसके उस चीज से कुछ करना है, आपको कोई काम है उस चीज से कुछ कंप्लीट करना है, कुछ करना है, कोई वर्क करना है। तो इन चीज के लिए, और कंडीशन क्या है कि भाई आपको कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। द बेलर, अब यहाँ ये तो कंडीशन हो गया, कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा था। तो अब बेलर की ड्यूटी यहाँ क्या आती है कि द बेलर शैल रीपे टू द बेली द नेसेसरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम फॉर द पर्पस ऑफ द बेलमेंट। अब इस कंडीशन के अंदर मतलब क्या चीजें दी हुई थी, तीन पर्पस दिया हुआ था कि या तो रखने के लिए या कैरी करने के लिए, किसी वर्क को करने के लिए। इसमें जो भी नेसेसरी एक्सपेंसेस आ रहे हैं, कंडीशन ने क्योंकि ये कही थी कि भाई ऐसा है कि सुनो, तुम जो ये काम करोगे मेरे लिए, इससे तुमको कोई पैसा नहीं मिलना है, ठीक है। ये चीज पहले क्लियर की जा चुकी कि रेम्यूनरेशन नहीं है, कंडीशन यही है। तो क्योंकि कोई रेम्यूनरेशन नहीं है, तो ये ड्यूटी बनती है बेलर की, जो नेसेसरी एक्सपेंसेस लगे हैं। नेसेसरी एक्सपेंसेस मतलब मान लीजिए किसी चीज को उसी कंडीशन में इंटैक्ट रखने के लिए उसे कोई उसकी जो भी खर्चे आए हैं, उसमें जो भी नेसेसरी एक्सपेंस हुआ है, वो पेमेंट के पर्पज से जो भी नेसेसरी एक्सपेंस हुआ है, आउट ऑफ द कंडीशन, उस नो रिइंबर्समेंट वाली कंडीशन के अलावा जो भी नेसेसरी एक्सपेंसेस है पेमेंट के लिए, वो जो वेलर है वो बेली को रीपे करेगा, ठीक है। ये सेकेंड ड्यूटी हो जाती है। ड्यूटी क्या हुई कि भाई कंडीशन क्या था कि भैया सुनो ऐसा है कि तुम बेलमेंट के लिए या तो ये चीज रखो, या सेकंड क्या है कि लेके जाना है कहीं से कहीं, या कुछ काम करना है, तीनों में से किसी भी चीज के लिए जो भी बेलमेंट का पर्पस है, तुमको कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलना है उसके लिए, कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, ये कंडीशन है। तो उस केस में जो भी बेलमेंट के पर्पस से जो भी नेसेसरी एक्सपेंसेस बेली के लगते हैं, बेलर की ये ड्यूटी बनती है कि वो उसको उसके लिए रीइंबर्स करे, रीपे करे उस पैसे का, ठीक है। ये हो गया सेकेंड। इसके बाद थर्ड राइट पे आते हैं। The bailier is responsible to the bailey for any loss which the bailey may sustain। अब पहले में क्या देखा कि भाई ऐसा है कि कुछ गलत है तो आप डिस्क्लोज करो, ठीक है, डिफॉल्ट को डिस्क्लोज करोगे। सेकंड क्या है कि भाई ये सुनो, रेम्यूनरेशन तो नहीं दे रहे, लेकिन जो नेसेसरी एक्सपेंसेस हैं वो मेरे निकाल के दो मुझे, वो उसके लिए रीइंबर्स किया जाएगा। रेम्यूनरेशन नहीं पर रीइंबर्समेंट, ठीक है, उसके लिए रीइंबर्स किया जाएगा। थर्ड क्या कह रहा है कि भाई अगर बेली को कोई लॉस होता है, बेलमेंट की वजह से बेली को कोई लॉस हुआ, तो वो भी बेलर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखिए 164 ये हो गया ड्यूटी ऑफ बेलर थ्री। थर्ड ड्यूटी, थर्ड ड्यूटी होगी बेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली, क्या है, द बेलर इज रिस्पॉन्सिबल टू द बेली फॉर एनी लॉस which the bailey may sustain by reason the bailey was not entitled to make the bailment or to receive back the goods or to give directions respecting them। ये क्या कह रहा है कि भाई अगर बेली जो है उसको कोई भी लॉस होता है, ठीक है, बेली को किसी भी तरीके का कोई लॉस होता है, किस वजह से, इस वजह से कि बेलर जो है वो बेलमेंट करने के लिए एंटाइटल्ड ही नहीं था। अब मतलब मान लीजिए जिस गाड़ी को उसने किसी और को दिया, वो देने के लिए एंटाइटल्ड, एक्चुअली वो गाड़ी किसी और की थी, मतलब जो बेलमेंट के लिए गुड्स किए गए उसके लिए वो एंटाइटल्ड ही नहीं था। या और टू रिसीव बैक द गुड्स, मतलब बेलमेंट के लिए अलाउड नहीं था, ना वो डिलीवर कर सकता था ना उसे ले सकता है। और टू गिव डायरेक्शंस रिस्पेक्टिंग, मतलब जिस चीज को, जिन गुड्स के बेलमेंट किए गए, जिन गुड्स के लिए किया गया, उसके लिए वो एंटाइटल्ड नहीं था, लॉफुली एंटाइटल्ड था ही नहीं, मतलब उसकी चीज नहीं थी, किसी और की गुड्स को अगर बेलमेंट कर दिया तो बेल कर दिया, ठीक है। उस केस में उस केस में अगर कोई भी लॉस जो हो रहा है बेली को कोई भी लॉस हुआ ये बेलर की इस लापरवाही की वजह से, तो वहां पे क्या है, वहां पे भी बेलर जो है वो
रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा किस लिए, कोई भी जो लॉस सस्टेन हुआ है बेली को उसको कॉम्पनसेट करेगी। द बेलर इज रिस्पॉन्सिबल टू द बेली फॉर एनी लॉस द बेली में सस्टेन। बेली को कोई भी लॉस होता है अगर इस बिहेवियर की वजह से, व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा, तो बेली के इस बिहेवियर की वजह, बेलर के इस बिहेवियर की वजह से कोई भी अगर लॉस इनकर होता है बेली को, कौन से बिहेवियर की, जिन गुड्स का बेलमेंट किया गया वो उसके लिए एंटाइटल ही नहीं था, या तो उसके लिए एंटाइटल नहीं था, उसके जो रिटर्न है उसको लेने के लिए वो एंटाइटल नहीं था, या उसके रिलेटेड किसी भी डायरेक्शंस को देने के लिए वो एंटाइटल नहीं था, और इससे जो लॉसेस इनकर हुए बेली को, उसके लिए वो लायबल है कि उसको वो कॉम्पनसेट करे, ठीक है, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। ये तीन चीजें हो गई। अब देखिए पहला जो हमने 158 में पढ़ा वहां पे हमने देखा कि वहां पे लिखा है नेसेसरी एक्सपेंसेस, वहां पे लॉस नहीं यूज किया है, मतलब उस चीज को एज इट इज रखने में मेरा ये खर्चा आया है, ठीक है, उस सिर्फ खर्चे की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है 164 में जो भी लॉस इनकर हुआ है मुझको, जो भी लॉस उसकी बात कर रहे हैं हम, ये अलग अलग है। अभी तक हमने तीन ड्यूटीज पढ़ी, 150 में कह रहा है कि भाई डिफॉल्ट जो था उसको डिस्क्लोज करने की ड्यूटी, 158 में कह रहा है कि जो भी नेसेसरी एक्सपेंसेस है उसको उसके रिगार्डिंग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड कह रहा है कि भाई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो भी बेली को लॉसेस इनकर हुए हैं उसके रिगार्डिंग। फोर्थ, व्हेन द बेलमेंट इज ग्रेचुटस, अगर ग्रेचुटस बेलमेंट है, ठीक है, ग्रेचुटस बेलमेंट मतलब हमने देखा फॉर फ्री विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ रेम्यूनरेशन, रीइंबर्समेंट, ठीक है, कोई रीइंबर्समेंट वहां पे एक्सपेक्टेशन नहीं है, फ्री सर्विस। तो क्या कह रहा है कि जब बेलमेंट ग्रेचुटस है मतलब फॉर फ्री, the bailor must reimburse the bailee for any expenditure incurred in keeping the goods। अगर जब ग्रेचुटस बेलमेंट है वहां पे क्या है, ग्रेचुटस बेलमेंट के केस में जो भी अगर बेलर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है बेली को वो सारी जो भी उसके एक्सपेंसेस आए हैं उस चीज के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है कि भाई तुम्हारा जो भी खर्चा आया मैं उसको दूंगा, ठीक है। ये है नेक्स्ट राइट, नेक्स्ट ड्यूटी। इसके बाद का क्या कह रहा है the bailiff should reimburse any expense, the bailiff should reimburse any expense which the bailee may incur by way of loss in the process of returning the goods or complying with the other directions for returning the goods। भाई तुम्हारे डायरेक्शंस को फॉलो करने में, तुम्हारे गुड्स को लौटाने में या तुम्हारे डायरेक्शंस को फॉलो करने में जो भी मेरे लॉसेस हुए हैं उसके लिए भी, मतलब बेलर के डायरेक्शंस को मीट करने में या फिर उसके गुड्स को रिटर्न करने में अगर किसी भी तरीके के एक्सपेंसेस हुए हैं तो उन सब के लिए भी लायबल है। The bailiff must compensate the bailee for the loss or damage suffered by the bailee that is in excess of the benefit received where he had lent the goods gratuitously and decides to terminate the bailment before the expiry of the period of bailment। अब यहाँ क्या कह रहा है देखिए नेक्स्ट राइट, ये सब हो गया। बेलर जो है उसे कॉम्पनसेट करना होगा बेली को कोई भी लॉसेस अगर उसे इनकर होते हैं तब, कब कब की केस की बात कर रहा है, ये तो हमने बहुत सारे कॉम्पनसेशन का देख लिया, भाई उसे जो भी लॉस हो रहा है उसे उसके लिए कॉम्पनसेट करना होगा, उसके लिए बेलर रिस्पॉन्सिबल है। ये किस सिनेरियो की बात करता है, ये कहता है भाई तब उसे कॉम्पनसेट करना होगा जब बेली जो है दैट इज इन एक्सेस ऑफ द बेनिफिट रिसीव्ड, बेली जो है उसे किसी तरीके का the bailiff must compensate the bailey for the loss or damage suffered by the bailey that is in excess of the benefit received where he had lent the goods gratuitously and decides to, जहां पे अगर जो ग्रेचुटस बेलमेंट था मतलब बेलर ने जो चीज दी वो फ्री के लिए थी, ठीक है, ग्रेचुटस बेलमेंट था, उसके अंदर जो भी बेनिफिट्स इनकर हुए उसके अंदर अगर किसी तरीके के बेनिफिट्स इनकर हुए हैं दैट इज इन एक्सेस ऑफ द बेनिफिट रिसीव्ड and decides to terminate the bailment before the expiry of the period of bailment। और gratuitous bailment था और bailment के पीरियड के पहले मतलब पीरियड के कंप्लीट होने के पहले आपने उस बेलमेंट को एंड कर दिया, जितने दिन के लिए बेलमेंट था कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस पीरियड के कंप्लीट होने के पहले
आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया, उस वजह से अगर बेली जो है उसे किसी भी तरीके का लॉस डैमेज हो रहा है तो वहां पे भी बेलर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा पे करने के लिए, उसके लिए बेली को जो लॉसेस है उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए। और लास्ट क्या है कि द बेलर इज बाउंड टू एक्सेप्ट द गुड्स आफ्टर द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड, मतलब पर्पस सर्व होने के बाद जब उसे चीज वापस दी जा रही है, जब वापस दिया जा रहा है तो उसकी ड्यूटी है कि उसे एक्सेप्ट करे। तो ये बेलर की ड्यूटीज है मेनली। क्या है इसमें, किसी एक तो सबसे पहले तो सर ये है कि भाई कोई भी डिफॉल्ट हो तो आप उसे डिस्क्लोज करो। उसके बाद हमने देखा कि अलग अलग तरीके से एक्सपेंसेस की या कॉम्पेंसेशन की या लॉस जो हुआ इसी सब की बात की गई है कि भाई अगर कोई एडिशनल मेरे एक्सपेंसेस लगे जो भी नेसेसरी वो आप मुझे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, बेलर रिस्पॉन्सिबल है। या कोई अगर लॉसेस इनकर हुए हैं उसका उस चीज को मेंटेन करने में, उस बेलमेंट के पर्पस के लिए, बेलमेंट का ध्यान रखने में, तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। या ऐसा क्या भैया कि जितने दिन के लिए बेलमेंट किया था उसके पहले ही आपने बेलमेंट खत्म कर दिया तो जो बेनिफिट उससे अराइज हो रहा था उससे मेरा उससे मुझको वंचित कर दिया, उस लॉस की वजह से आप उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो। और साथ ही साथ इसके बाद लास्ट में ये है कि भाई जब पेमेंट का पर्पस सर्व हो गया तो जब गुड्स रिटर्न किए जाएं तो आपकी ड्यूटी है कि आप उस चीज को एक्सेप्ट करो। ठीक है, ये कह रहा है। अब आते हैं राइट्स पे। ये तो हमने बात कर ली ड्यूटीज की। अब राइट्स क्या क्या है। राइट्स आते सबसे पहले लाइबिलिटी ऑफ बेली मेकिंग, और अच्छा देखिए जो बेली की ड्यूटी है, ठीक है, बेली की ड्यूटी है, अगर वो राइट हो गया बेलर का। इज इट क्लियर? अगर दो पार्टी है बेलर और बेली, ये बेलर और बेली दो पार्टी है, बेलर की कोई ड्यूटी है, मतलब बेलर बाउंड है ये करने के लिए, तो अगर हम उसका कॉन्ट्री देखें तो इट इज ट्रू फॉर बेली कि भाई उसके लिए वो राइट होगा। मैं बाउंड हूं ये करने को दूसरे के लिए, मतलब क्या है, दूसरा एंटाइटल्ड है कि उसे ये मिले, यही चीज हो गई। तो बेलर की जो ड्यूटी है वो बेली का राइट है, बेली की जो ड्यूटी है वो बेलर का राइट है, ऐसा है। तो इसको उस तरीके से भी लिखा हुआ है सेक्शंस में, बेयर एक्ट में। तो पहला राइट क्या है बेलर का, लाइबिलिटी ऑफ बेली मेकिंग अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स बेल। 140 सॉरी 154, 154 देखिए क्या कह रहा है सबसे पहले। राइट ऑफ बेलर, राइट ऑफ बेलर क्या है, इफ द बेली मेक्स एनी यूज ऑफ द गुड्स बेल which is not according to the conditions of the bailment, he is liable to make compensation to the bailor for any damage arising out of the goods from or during such use of them। अब क्या हुआ कि भाई हम बार बार कह रहे हैं कि बेलमेंट एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया गया है, ठीक है, किसी एक चीज के लिए कि वो कंप्लीट हो जाएगा तो आप मुझको गुड्स लौटा दोगे। अब बेली क्या करता है यहाँ पे कि भैया जिस पर्पस के लिए बेलर ने गुड्स दिए थे उसके अलावा, अदर देन दैट, वो किसी और पर्पस के लिए उन गुड्स का यूज करने लगता है, ठीक है। जो स्पेसिफाइड पर्पस था उसके अलावा किसी और पर्पस के लिए उनका यूज करने लगता है, उस वजह से goods made which is not according to the conditions of the bailment, bailment के अलावा किसी और कंडीशन, किसी और पर्पस के लिए यूज करने लगता है, उस केस में he is liable to make compensation to the bailor। वहां पे क्या है, वो लाइबल है बेलर को कॉम्पनसेशन देने के लिए, मतलब बेलर का ये राइट हो गया। बेलर क्या है, बेलर एंटाइटल्ड है कॉम्पनसेशन के लिए फॉर एनी डैमेज अराइजिंग टू द गुड्स फ्रॉम ड्यूरिंग सच यूज ऑफ देम। बेलर जो है वो एंटाइटल्ड है कॉम्पनसेशन के लिए कि भाई ऐसा है कि मैंने तुम्हें किसी और पर्पस के लिए दिया था, ठीक है, बेलमेंट किसी और पर्पस के लिए दिया था, तुमने कुछ और यूज कर दिया। अब ये जो इसकी वजह से जो लॉस हुआ है, मेरे जो गुड्स को जो डैमेज हुआ है, इसको कौन देखेगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बेली होगा, बेली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और वो उसकी लाइबिलिटी है कि वो बेलर को कॉम्पनसेट करे। अब जैसे मान लीजिए कि बेलर जो है उसने कार जाके गराज में दी, कार जाके गराज में दी कि भाई इसकी सर्विसिंग करके मुझे इसके बाद जब हो जाए ये तो मुझे पहुंचा देना मेरे घर पे, एड्रेस लिखवा क्या है, ठीक है। अब होता क्या है, या उसके पहले अगर हो गया तो मुझे इन्फॉर्म कर दो ना, मैं आ जाऊंगा लेने। पता चला उसे, उसने पूछा कि कितने दिन लग सकते, बोला गया कि 2 या 3 दिन लगेंगे, आप एक बार कॉल करके पता कर लेना, ठीक है, ठीक है, बात हो गई। अब ऐसा है कि भाई
2 दिन बीत गए, 2 दिन बाद जब जो ओनर था कार का, मतलब जो बेलर है, उसने कॉल किया गराज में कि मेरी कार रिपेयर हो गई है, सर्विसिंग उसकी कंप्लीट हो गई। तो somebody the staff there they said कि हाँ हाँ हो गया, ठीक है। तो इसे ओके ठीक है, I'll be coming in an hour और मैं अपनी गाड़ी को लेके डन, यहाँ तक तो ठीक है। अब होता क्या है कि जब वो गराज पहुंचा, उस समय उसकी गाड़ी गराज पे थी ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां ही किसी स्टाफ ने गाड़ी को लेके चला गया था वो कहीं और अपने किसी काम से, ठीक है। वो लेके चला गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, दिया किस लिए था? सर्विसिंग के लिए। यूज किस लिए किया? अपने पर्सनल यूज के लिए कर लिया, ठीक है। दूसरे पर्पस के लिए यूज कर लिया। अब यहाँ पे जो बेलर है, मतलब जो कार का ओनर है, वो बोलेगा कि भैया सुनो, ऐसा है कि दिया तुम्हें सर्विसिंग के लिए था, तुम तो इसे अपने यूज में करने लग गए भाई। तो इस वजह से मेरी कार को जो भी लॉस या डैमेज हुआ है कुछ भी, उसके लिए वो इंटाइटल, मैं इंटाइटल हूँ, मुझको अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझको कॉम्पनसेट करो, ठीक है। जो भी डैमेज गुड्स को अगर होगा बेली के यूज की वजह से, विच इज अदर देन द पर्पस स्पेसिफाइड एज इन द कॉन्ट्रैक्ट, उस केस में बेलर जो है वो इंटाइटल हो जाएगा कॉम्पनसेशन, यही बताता है सेक्शन 154। अब क्योंकि ये राइट ऑफ बेलर है, तो क्लियरली ये क्या हो गया, ड्यूटी ऑफ बेली, बेली की ड्यूटी हो गई है, ये बेली की ड्यूटी हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, सेक्शन 155। 155 में कहता है कि देखिए, इफेक्ट ऑफ मिक्सचर whether bailers with bailers consent of his goods with bailies, मतलब ये कि बेलर की मर्जी से, बेलर है ठीक है, बेलर की मर्जी से बेलर और बेली की चीजों को आपस में मिक्स कर दिया गया। क्या कह रहा है, इफेक्ट ऑफ मिक्सचर, आपस में मिक्स कर दिया विथ बेलर्स कंसेंट, बेलर के कंसेंट से, ऑफ हिज गुड्स विथ बेलीज, अपने गुड्स मतलब बेलर के गुड्स और बेली के गुड्स दोनों को बेलर के कंसेंट से एक दूसरे में मिक्स कर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो 150, 155, 156, 157 एक्चुअली ये तीनों मिक्सिंग ऑफ गुड्स के बारे में बात करते हैं। 155 पहले क्या कह रहा है, देखिए, इफ द बेली with the consent of the baler, baler के consent से mixes the good of the baler with his own goods, the baler and the bailey shall have an interest in proportion to their respective shares in the mixture thus produced। 156 क्या कह रहा है, 155 क्या कह रहा है कि भैया ऐसा है कि बेली ने क्या किया कि बेलर के कंसेंट से लेके मिक्स तो किया, अपने गुड्स को बेलर की गुड्स को एक साथ मिक्स कर दिया, ठीक है। लेकिन लेकिन यहाँ पे क्या है, बेलर के कंसेंट से, उससे पूछ के, उसको कन्विंस करके, उसको कॉन्फिडेंस में लेके किया। अब क्योंकि बेलर की मर्जी से किया है, तो यहाँ पे भाई अब तुमने हाँ करी है, तुमने सोच समझ के किया होगा, तो यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा इसके लिए। पर यहाँ पे क्या होता है कि जो भी उससे इंटरेस्ट आएगा, द बेली शैल हैव एन इंटरेस्ट in proportion, the baler and the bailey shall have an interest in proportion to their respective shares
वी डिस्कस दिस ड्यूटीज ऑफ बेलर और राइस डिस्कस कर रहे थे सेक्शन 155 154 हमने कर लिया। अब 155 क्या कह रहा है भाई कि ऐसा है कि मिक्सिंग जरूर हुई है बेलर और बेली के गुड्स की, लेकिन बेलर के कंसेंट से ही हुई है। बेली ने बेलर से पूछ के किया। तो क्योंकि बेलर का यहाँ पे कंसेंट था, तो यहाँ पे फिर जो भी इंटरेस्ट अराइज होंगे उस मिक्सिंग ऑफ गुड्स की वजह से, जो भी इंटरेस्ट अगर अराइज होंगे, वो दोनों पार्टी जितने जितने शेयर मिक्स किए थे गुड्स के प्रोपोर्शनेटली डिवाइड करेंगी, प्रोपोर्शनेटली उसे शेयर करेंगे इन प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स इन द मिक्सचर दस produced. The baler and the bailey shall have an interest in proportion to their respective shares in the mixture thus produced. अब कोई गुड्स है, मान लीजिए ठीक है, कोई गुड्स है जिसमें 60% शेयर जो है वो बेलर का है और 40% जो है वो बेली का है, ठीक है। अब ऑफ कोर्स मिक्सिंग हो रही है तो वो सेम नेचर की चीजों की हो रही है। बेली ने क्या किया कि बेलर से पूछ के आपस में मिक्स कर दिया इन सबको। तो इस मिक्सिंग की वजह से, मिक्सिंग के बाद जो भी इंटरेस्ट इस टोटल 100 से अराइज होगा, जो भी इंटरेस्ट इस टोटल 100 से अराइज होगा, उसके लिए जितना जितना प्रोपोर्शन मिक्स किया था, उतने उतने प्रोपोर्शन शेयर्स के लिए, उतने उतने परसेंट शेयर्स के लिए, उतने 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 इंटरेस्ट के लिए दोनों एंटाइटल है। बेलर और बेली मिक्स किया जितना जितना, इंटरेस्ट भी उतना उतना ही डिवाइड होगा। अब नेक्स्ट 156 देखिए क्या कहता है। 156 कह रहा है इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विदाउट बेलर्स कंसेंट व्हेन द गुड्स कैन बी सेपरेटेड, ठीक है। 155 में क्या था, मिक्सिंग हुई बट with the baler's consent, with the consent of the baler। अब 156 क्या कह रहा है, 156 और 1 देखिए मैंने कहा था ये तीनों सेक्शंस मिक्सिंग ऑफ गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, मिक्सिंग ऑफ गुड्स। अब 155 पहले क्या था, 155 ने कहा कि भाई ऐसा है, सुनो कि जिस भी तरीके का गुड है, चाहे वो सेपरेट किया जा सकता है या वो सेपरेट नहीं किया जा सकता, कुछ भी, क्योंकि वो स्पेसिफाइड नहीं है, नेचर ऑफ गुड्स स्पेसिफाइड नहीं है वहां पे। वहां क्या लिखा हुआ है कि गुड्स है मतलब कोई भी हो सकते हैं, सेपरेबल या नॉन सेपरेबल, लेकिन वो मिक्सिंग जो की गई है वो बेली ने बेलर के कंसेंट से की, तो वहां कंसेंट है। अब 156 और 157 जब देखेंगे तो सेक्शंस बहुत सेम है, बिल्कुल सेम है। डिफरेंस क्या है यहाँ पे, देखिए क्या है, गुड्स कैन बी सेपरेटेड, गुड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, ठीक है। और दोनों केस में विदाउट बेलर्स कंसेंट, विदाउट बेलर्स कंसेंट, बेलर का कंसेंट इन दोनों सेक्शंस में नहीं है, 156 में भी नहीं है, 157 में भी नहीं है। मतलब मिक्सिंग के लिए, कंसेंट मिक्स करने के लिए रजामंदी, हामी जो है वो बेलर ने 156 के अंदर भी नहीं दी है, 157 के अंदर भी नहीं दिया। 156 किस बारे में बात करता है, ऐसे गुड्स जिनको सेपरेट किया जा सकता है, एक दूसरे से अलग करना पॉसिबल है। जैसे ऐसे कौन से गुड्स सकते हैं, जैसे बताइए, जिनको अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कोई कपड़े हैं, ठीक है, कपड़े हैं, अगर बात करें क्लोथ्स की, दो अलग अलग टाइप के कपड़े हैं तो उन्हें आपस में मिक्स करोगे, उनका सेपरेट करना पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन जब बात करते हैं 157 की, गुड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। अब ये कैसे गुड्स हो सकते हैं, जैसे तेल पानी मिक्स करना, या एक क्वालिटी ऑफ राइस में दूसरी क्वालिटी ऑफ राइस मिक्स करना। राइस दोनों है पर क्वालिटी अलग अलग है, तो आप एक एक चावल के दाने नहीं चुन सकते हो, या इस तरीके की जो चीजें हैं जो कि आप आपस में जैसे आप कॉर्नफ्लावर और ऑल पर्पस फ्लावर को आपस में मिक्स कर दो, तो इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, ऐसी चीजों को सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो जिनको सेपरेट कर सकते हैं, जहां पे सेपरेशन पॉसिबल है, कैसा सेपरेशन, दो गुड्स हो गए, एक हो गए बेली के, एक हो गए बेलर के, ठीक है, दो गुड्स हो गए। अब इन दोनों को अगर आपस में अलग अलग आप कर सको, करना पॉसिबल हो, जैसे मैंने कहा कपड़े, दो तरीके के कपड़े हैं, मान लीजिए सारे शर्ट्स ही हैं लेकिन दो अलग अलग डिजाइन के हैं, ठीक है, या दो अलग अलग सेपरेट प्रिंट्स के हैं, बेलर के किसी और प्रिंट के हैं, बेलर के किसी और प्रिंट के, या अलग अलग डिजाइन के हैं, अलग अलग पैटर्न्स के हैं, या मटीरियल अलग है, कुछ भी, आप उसे सेपरेट कर सकते हो। पर वहीं अगर दो क्वालिटी ऑफ राइस है राइस ही लेकिन क्वालिटी अलग अलग है, या फ्लावर है, दो तरह की फ्लावर है, ये सारी चीजों को आप सेपरेट नहीं कर सकते, या पानी और ऑयल को नहीं सेपरेट कर सकते हो, ये सब आपस में नहीं हो सकता सेपरेट, तो ऐसी चीजें, ठीक है।
157 क्या कह रहा है देखिए, 156 पहले 156 states that if the bailee without the consent of the bailor, ये तो हमने देख लिया 156 और 157 दोनों में कंसेंट नहीं है बेलर का, ठीक है, कंसेंट के बिना mixes the goods of the bailor with his own goods and the goods can be separated or divided। अभी क्या है कि भाई बिना उसके कंसेंट के, बिना बिना बेलर के कंसेंट के आपने मिक्स तो कर दिया, लेकिन ऐसा है कि भाई जो नेचर ऑफ गुड्स ऐसा है कि उसको आप आपस में सेपरेट कर सकते हो, उनका सेपरेशन पॉसिबल है, उसको डिवाइड किया जा सकता है कि सुनो ऐसा ये तुम्हारा ये मेरा, ये पॉसिबल है, ये कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे क्या होगा, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स रिमेन्स द पार्टीज रेस्पेक्टिवली बट द बेली इज बाउंड टू बेयर द एक्सपेंस ऑफ सेपरेशन और डिविजन एंड डैमेज अराइजिंग फ्रॉम द मिक्सचर। द प्रॉपर्टी इन द गुड्स रिमेन्स इन द पार्टीज रेस्पेक्टिव, जिसका जो सामान है उसी उसी के उसका ही वो रहेगा। भैया दो तरह के शर्ट्स हैं, मेरे मेरे पास, तुम्हारे तुम्हारे पास, लेकिन ये तो ठीक है, यहां तक तो समझ में आया कि जिसका जिसका है उसको उसको मिल जाएगा, लेकिन सेपरेशन का जो कॉस्ट है ऐसा है कि जब तुम 500 शर्ट दो अलग अलग तरह की शर्ट मिक्स कर दिए, उसमें टाइम जाएगा, उसमें लोग लगेंगे, तो जो सेपरेशन का कॉस्ट है, डिवीजन का कॉस्ट है, वो कौन बेयर करेगा? मैं क्यों करूं भाई, मेरे से पूछा था तुमने, बेलर की मर्जी थी, तो बेलर का तो कंसेंट ही नहीं था, तो ये पूरा जो एक्सपेंस है वो बेयर करेगा कौन? बेली। ये बेली बेयर करेगा, और साथ ही साथ इसकी वजह से अगर कोई डैमेज होता है, मान लीजिए वो 500 दो तरीके की शर्ट्स मिक्स की गई, उसमें से दो शर्ट अगर गायब हो गई बेलर की, ठीक है, दो कहीं खो गई, उस क्योंकि वो एक बहुत बड़ा एक वो हो गया, स्टैक हो गया, उसमें से दो शर्ट्स अगर मिसप्लेस हो गई तो वो डैमेजेस कौन बेयर करेगा? वो डैमेज जो है वो भी बेयर करेगा बेली। बेलर के कंसेंट से किया, अगर बेलर के कंसेंट से किया है तो फिर जो भी इंटरेस्ट होंगे वो प्रोपोर्शनेटली डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन बेलर के कंसेंट चाहे वो किसी भी तरीके का गुड्स हो, वहां पे क्योंकि स्पेसिफाइड नहीं है सेपरेबल और नॉन सेपरेबल, लेकिन 156 कह रहा है कि भाई गुड्स जो है वो सेपरेबल जरूर है, लेकिन तुमने एक तो बिना बिना बेलर की मर्जी की किया उसको मिक्स, तो जहां बिना कंसेंट के अगर मिक्स किया है तो वहां पे जो जिसका है उसी का रहेगा, वही तो लिखा है, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स रिमेन्स इन द पार्टीज रेस्पेक्टिवली, जिसकी जो है वही रहेगा, लेकिन सेपरेशन का जो कॉस्ट आएगा, जो भी एक्सपेंस होगा वो बेयर करेगा बेली, और साथ ही साथ अगर कोई डैमेज इनकर होता है तो वो भी बेयर करेगा बेली। अब उसके थोड़ा सा डिफरेंट सिमिलर कॉन्सेप्ट ही 157 है, वो क्या कह रहा है कि इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विदाउट बेलीज कंसेंट when the goods cannot be separated। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस आ गया, यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे मिक्सचर हो रहा है, कंसेंट नहीं है बेलर का, लेकिन गुड्स कैसे हो गए? गुड्स का नेचर क्या है? कैनॉट बी सेपरेटेड। कौन से गुड्स? जिनको मिक्स किया गया है, मतलब बेलर बेली के जो गुड्स हैं जिनको मिक्स किया गया वो सेपरेट करना पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मैंने कहा भाई दो क्वालिटी ऑफ राइस, अब आप चावल के दाने को एक एक करके नहीं सेपरेट कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है ये करना, या आप पानी और दूध को अलग नहीं कर सकते हो, वो हो गया तो हो गया, वो पॉसिबल ही नहीं, आप कैसे अलग करोगे? आप क्या बूंद बूंद करके निकालोगे? नहीं पॉसिबल, मिक्स हो गया तो हो गया। तो इफ द बेली, ठीक है, विदाउट द कंसेंट ऑफ द बेलर, पहले तो ये कि कंसेंट ही नहीं है, मिक्सेस द गुड ऑफ द बेलर विथ हिज ओन गुड्स इन सच अ मैटर दैट इट इज इम्पॉसिबल टू सेपरेट द गुड्स बेल्ड फ्रॉम द अदर गुड्स। अब ये कैसा है भाई? गुड्स ऐसा है कि भाई ऐसा है कि मिक्स तो कर दिया, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, इसको अलग अलग करना पॉसिबल ही नहीं है, सेपरेट कर ही नहीं सकते कि ये बेलर का है और ये बेली का है, इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं, इम्पॉसिबल टू सेपरेट, सेपरेशन पॉसिबल नहीं है उस केस में, and deliver them back, the bailor is entitled to be compensated by the bailey for the loss of the goods। उसको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है कि उसको अलग अलग करके वापस दिया जा सके, मतलब 156 में क्या कह रहा था कि उसको जिसका जो है वो उसको मिल जाएगा, ठीक है, सेपरेशन के बाद। वहां बात की कि क्योंकि जिसका जो है उसे मिल जा रहा है तो हमने बात सिर्फ कहा कि जो भी एक्सपेंसेस आएगा वो बेली बेयर करेगा, लेकिन यहां कह रहा है कि भैया सुनो ऐसा है कि सेपरेशन ही पॉसिबल नहीं है, इसमें तो सेपरेशन हो ही नहीं सकता कि जिसका जो है उसे मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में जो भी डैमेज, जो भी लॉस इनकर हुआ बेलर को, वो सारा बेयर कौन करेगा? बेली। बेली फॉर द बेलर इज एंटाइटल्ड टू बी कॉम्पनसेटेड बाय द बेली फॉर द लॉस ऑफ गुड्स। जो भी लॉस इनकर हो रहा है बेलर को, उसको कॉम्पनसेट करेगा बेली। ये कह रहा है 157, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं एक दूसरा
राइट, जो कि है 153 में दिया हुआ। आप देखिए 153, इसलिए मैंने कहा कि सेक्शंस को हम थोड़ा ऊपर नीचे करके पढ़ेंगे, क्योंकि इस सेक्शन में एक एक करके अलग, देखिए हर सेक्शन में कुछ अलग दिया हुआ है, ठीक है। पर ये जो टॉपिक है ये ऐसा है कि प्राइमरली इससे क्वेश्चन से सेक्शन वाइज नहीं पूछते हैं। जैसे आपको पूछेंगे कि भाई अगर नॉर्मली कैसे क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप में, अगर आप जाइए तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, बेलमेंट और उसके राइट्स और ड्यूटीज, ये सारी चीजें ऐसे ही पूछते हैं। तो आप बेटर है कि my suggestion would be कि instead of learning section one by one, specifically in reference to these topics, जो हम specific contracts पढ़ रहे हैं, जैसे हमने अभी तक पढ़ा था गारंटी पढ़ा था, या हम बेलमेंट पढ़ रहे हैं, या आगे एजेंसी पढ़ेंगे, वो सारी केसेस में रादर की सेक्शंस एक एक करके याद किए जाए सीरियली। इट इज बेटर कि जो टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर फॉल करने वाले सारे एक एक टॉपिक के साथ जो जो सेक्शंस आएंगे वो देखे जाए। जैसे हमने देखा कि भाई ड्यूटीज के अंदर ये सेक्शन आ रहे हैं, ये ड्यूटीज है और ये करस्पॉन्डिंग सेक्शंस हैं, करेक्ट। उस तरीके से याद करना प्रेफरेबल होता है। सो 153 एंड हम वैसे ही डिस्कस कर रहे हैं, सो दैट्स योर चॉइस कंप्लीटली, बट इट्स जस्ट अ प्रेफरेबल वे। नाउ 153, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट बाय बेलीज एक्ट इनकंसिस्टेंट विद कंडीशंस। ये क्या हो गया, ये अनदर राइट ऑफ बेलर। बेलर का राइट है। अब बेलर का राइट क्या है कि अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज अवॉइडेबल। अब देखिए एक और चीज करती है, यहाँ पे जो अवॉइडेबल टर्म है, बहुत बेरक में आपको टर्म अवॉइडेबल मिलेगा, बहुत बेरक में टर्म वॉइडेबल मिलेगा। पर क्या दोनों में कोई डिफरेंस है? क्या दोनों में कोई डिफरेंस है? नो, देयर इज नो डिफरेंस। हमने पढ़ा था कि वॉइडेबल जो है मतलब, अब वॉइडेबल मतलब उसे आप अवॉइड कर सकते हो, ये वॉइडेबल कहो या अवॉइडेबल कहो, बात तो सेम ही है इन दोनों केसेस में। अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, और इसे अगर रिजेक्ट करते हो तो ये एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो वॉइडेबल हो या अवॉइडेबल हो, दोनों टर्म जो भी यूज किया हुआ वो दोनों ही करेक्ट है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है विच इज अवॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बेलर। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि अवॉइडेबल है बेलर के ऑप्शन पे। अगर कब अवॉइडेबल है, मतलब कब उसके पास वॉइडेबल होने का ऑप्शन होगा, जबकि द बेली डज एनी एक्ट विथ रिगार्ड टू द गुड्स बेल्ड इनकंसिस्टेंट विद द कंडीशंस ऑफ द बेलमेंट। मतलब बेलमेंट की जो कंडीशंस थी, जो कॉन्ट्रैक्ट था, उसके कॉन्ट्ररी अगर बेली कुछ करता है तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट जो है, बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एट द एंड ऑफ द या एट द ऑप्शन ऑफ द बेलर वॉइडेबल हो जाएगा। मतलब वो चाहे तो उसे एक्सेप्ट करे, चाहे तो उसे रिजेक्ट करे। अगर एक्सेप्ट करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट वो वैलिड करेगा, और अगर रिजेक्ट करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। इफ यू ऑल रिमेंबर, हमने इसी से एक राइट भी पढ़ा था प्रीवियसली कि भाई अगर ऐसा ही एक सिमिलर सेक्शन हमने पहले भी देखा कि अगर कुछ इनकंसिस्टेंट हो रहा है तो वहां पे क्या क्या कर सकते हैं, ये चीज हमने पहले भी देखी है। तो 153 बस यही कह रहा है कि भाई अगर बेली जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के अलावा कुछ करता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट से इनकंसिस्टेंट है, उसके टर्म्स से इनकंसिस्टेंट है, तो वहां पे बेलर के पास कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करने का, वॉइडेबल डिक्लेयर करने का ऑप्शन है उसके पास पार्ट पे, कि वो उसको वॉइडेबल कर सकता है। अब आते हैं 163 पे। इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, ठीक है, पहले तो ये कह दिया था बेली इज बाउंड टू डिलीवर टू द बेलर। बेली जो है वो क्या है, बाउंड है डिलीवर करने के लिए, किसको, बेलर को, बेली से बेलर। अब क्योंकि लिखा है कि बेली जो है वो बाउंड है, बेली बाउंड है अगर बेलर के लिए कुछ करने के लिए, तो मतलब क्लियरली वो राइट हो गया बेलर का। तो 163 यही कह रहा है कि भैया ऐसा है कि बेली जो है वो बाउंड है बेलर को करने के लिए, क्या उसके लिए, और अकॉर्डिंग टू हिज डायरेक्शंस एनी एक्रेडिशंस टू द गुड्स बेल्ड। 160, bearer entitled to increase or profit from goods billed in the absence of any contract to the contrary, a bailee is
bound to deliver to the baler or according to his directions any increase or profit which he may have accrued from the goods bailed। अगर उसे किसी भी तरीके का बेलमेंट की वजह से, जिस चीज के बारे में बेलमेंट है क्या मतलब जो गुड्स बेल किए गए उससे किसी तरीके का अगर इंटरेस्ट अराइज हुआ है, मतलब मान लीजिए अगर 3 महीना के लिए कोई ओनर जो है अपना घर छोड़ के कहीं चला गया, ठीक है, कहीं गया है भैया ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ काम से, तब तक मेरे घर की देखरेख करना और मेरे जो रेंटर है उनसे आप पैसे हर महीने कलेक्ट करते रहना, मैं 3 महीने में आऊंगा मेरा काम खत्म करके फिर आई टेक दैट, ठीक है। तो ये हुआ, तो 3 महीने में जो इंटरेस्ट क्या है, वही जो रेंट मिल रहा है वो इंटरेस्ट है। तो बेलमेंट जिस गुड्स पे हुए हैं, बेल्ड गुड्स जो है उससे जो भी इंटरेस्ट अराइज होगा, जो भी इंटरेस्ट अराइज हो रहा है वहां पे जिस भी जो भी इंटरेस्ट अराइज होगा वो क्या है कि बेलर उसके लिए एंटाइटल्ड है, मतलब ये बेली की ड्यूटी है, बेली बाउंड है कि वो उस इंटरेस्ट को बेलर को दे दे। रेंट अमाउंट था, ठीक है, रेंट मुझे मिला लेकिन है मेरा नहीं, जब वो आएगा बेलर जैसे ही मालिक जो आएगा उसे दे दिया जाएगा। तो यही कह रहे हैं कि भाई जिस गुड से जो भी इंटरेस्ट, बेल्ड गुड से अगर कोई भी इंटरेस्ट अराइज हो रहा है तो वो बेलर को देने का के लिए लायबल है क्या, बेली। देखिए ए लीव्स अ काउ इन द कस्टडी ऑफ बी टू बी टेकन केयर ऑफ, ऐसा है कि भाई मेरे गाय की ध्यान रखना। नाउ द काउ हैज अ काफ, काउ का एक काफ हुआ। नाउ बी इज बाउंड टू डिलीवर द काफ एज वेल एज द काउ टू ए। अब जब ए बी जो है वो सिर्फ गाय को लौटाने के लिए नहीं बाउंड है बल्कि उसका जो बच्चा है जो काफ है उसको भी लौटाने के लिए बाउंड है। और बेलर जो है मतलब जिसकी गाय थी वो इस काउ प्लस काफ इंटरेस्ट हो गया वो उन सब के लिए एंटाइटल्ड है। सो विद दिस हमने कवर कर लिया ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ बेलर, इस कॉन्सेप्ट को हमने कवर कर लिया। इसमें बहुत सारे सेक्शंस अभी बीच बीच में छूटे हुए जो आपको दिखेंगे, जैसे कि 154 छूटा है, फिर 152 छूटा हुआ दिखेगा, फिर आपको 159 161 ये सारे सेक्शंस अभी छूटे हुए हैं। बट वी विल डू दिस एज वी गो अलोंग। जैसे हमने देखा सी फॉर एग्जाम्पल दिस राइट्स एंड ड्यूटीज, ठीक है। अब जैसे एक एक करके इसे डिस्कस करते हैं, इसके बाद आ जाइए सिमिलरली हम देखिए राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेली भी पढ़ेंगे, जैसे इनमें जो भी बचे हुए सेक्शन, सेक्शन 151 152 160 161 ये जो बीच के छूटे हुए जितने सेक्शंस हैं वो सारे भी कवर करेंगे। दैट इज व्हाई आई सेड कि वो सीक्वेंस जो है वो उल्टा सीधा है, इसलिए हमें कॉन्सेप्चुअली इस चीज को समझने की जरूरत है। दैट्स जस्ट अ वे ऑफ लर्निंग बिकॉज इट मेक्स इट इजियर। आपके पास एक चीजें एक साथ हो गई, क्या आपको पता है कि ये सारे राइट्स हैं जो भी भाई ऐसा है कि बेलर के लिए कि भाई हाँ जो भी डिफॉल्ट हो रहा है वो सब सब उसे देना है। जो भी डिफॉल्ट अगर उसकी वजह से कुछ भी हो रहा है, लॉस हो रहा है डेली को, तो उसको कॉम्पनसेट करना है, या जो भी उसे कोई एक्सपेंसेस इनकर हुए हैं लॉसेस इनकर हुए हैं, जो भी कुछ हो रहा है तो वो सब बेलर उसके लिए लायबल है। फिर उसके बाद हमने देखा कि उसके राइट्स क्या क्या हैं, तो कब बेली एंटाइटल्ड है कुछ करने के लिए बेलर के लिए, ये सारी चीजें। तो ऐसे एक एक करके वी बी कवरिंग ऑल द सेक्शंस बट अकॉर्डिंग टू दीज टॉपिक्स दैट इज हाउ इट मेक्स इट इजियर फॉर यू टू लर्न। सो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने बेलमेंट का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, हमने राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर का कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया एंड उसके साथ हमने कॉन्सेप्ट देखते देखते विद एग्जांपल्स करस्पॉन्डिंग सेक्शंस भी साथ में देखे। एंड बहुत सारे सेक्शंस ऑल्दो ऐसा है सेड अगेन कि वो रिमेनिंग है जो कि विल बी कवरिंग अभी एज अलोंग वी गो, तो हम वो सारी चीजें कवर करते हुए जाएंगे। सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो एंड समझ आया हो मोस्ट इम्पोर्टेंटली। उसके बाद के आगे के हम लोग टॉपिक है, फिर इसके बाद हम यहाँ से एक एक, अभी तो हमने राइट्स को जितनी भी राइट्स एंड ड्यूटीज पढ़ी उसे हम एक एक करके ऊपर ऊपर हमने देखा, ठीक है, एक एक करके सेक्शन पढ़ा उसे हम एक क्विक रिवीजन करके कल देखेंगे और उसके साथ फिर हम आगे आ जाएंगे ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ डेली की तरफ, ठीक है। अभी हमने एक पार्टी का देखा, अब हम दूसरी पार्टी के लिए भी देखेंगे। सो
if you have any queries, if you have any doubts, please feel free to reach out to us on our contact numbers. Judicial Law Classes is always there for you to help you all. So हमारे contact numbers पे, हमारे email ID पे, हमारे website के through आप हमें reach out कर सकते हैं. Stay healthy, keep studying, and see you all in the next lecture.